जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो इस प्रकार आइए समझते हैं। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके बारे में जानेंगे और इसके बारे में सविस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो भी मेन टॉपिक है उनका भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा, रासायनिक समीकरण। कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। और इससे अगला टॉपिक जो है वो है अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं। और इससे अगला टॉपिक है उत्पाद। उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है, और इससे अगला टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। यहाँ पर ये संतुलित रासायनिक समीकरण या बैलेंस इक्वेशन इस वाले नाम से भी पूछी जा सकती है। ठीक है, और इससे अगला टॉपिक है हमारा जिसका हम डिस्कस करेंगे वो है संयोजन अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। तो इस वाले नाम से पूछी गई थी इस साल बोर्ड एग्जाम में 2024 में, योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, और इससे अगला टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। यहाँ पर इसके कितने नाम में, दो हैं, और संयोजन अभिक्रिया के तीन नाम है। ठीक है, इसका एक नाम और है संयोजन वाली का संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसे ही वियोजन के कितने नाम है, दो। तो दोनों नाम ध्यान रखना, वियोजन अभिक्रिया के नाम से भी आ सकते हैं या अपघटन अभिक्रिया के नाम से। ठीक है, और इससे अगला टॉपिक हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, इससे अगला टॉपिक है द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये इस साल बोर्ड एग्जाम में आई थी 2024 में, द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। और इसके बारे में एग्जाम्पल भी लिखना था और परिभाषा दोनों। ठीक है, इससे अगला टॉपिक है जो पढ़ेंगे हम ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पर इसका भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इससे अगला टॉपिक हमारा अपचयन उपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया। इन तीनों के बारे में जानेंगे कि अपचयन कौन सी अभिक्रिया, उपचयन कौन सी है, रेडॉक्स अभिक्रिया, इन तीनों में क्या अंतर है। ठीक है, और इससे अगला टॉपिक हमारा जिसका डिस्कस करेंगे वो है प्राकृतिक गैस का दहन या नेचुरल गैस कौन सी होती है। इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसका एक MCQ पूछा गया था। ठीक है, कि मार्स गैस कौन सी होती है या प्राकृतिक गैस कौन सी है। ठीक है, इससे अगला टॉपिक हमारा लास्ट संक्षारण या विकृत गंधिता। ये भी साल 2024 में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, विकृत गंधिता किसे कहते हैं। ठीक है, आज इन जो भी ये टॉपिक बताए इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज की क्लास स्टार्टिंग करने से पहले आज का हमारा मोटिवेशनल कोट्स यहाँ पर समझते हैं। देखो, आपकी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा स्टार्टिंग होने वाली है, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं आज का हमारा पहला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं आइए समझते हैं। और इसमें पहले परिभाषा है और उसके बाद क्या है एग्जाम्पल। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को, अभिकार को एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर समझते हैं कि इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अभिकारक कौन कौन से होते हैं और उत्पाद और प्रतीक और रासायनिक सूत्र, इनकी सहायता से क्या बनती है, रासायनिक समीकरण बनती है। सबसे पहले क्या है, जो इस साइड में ये लिख रहा है Zn + H2SO4, इसे क्या बोलेंगे हम, इस साइड वाले को इसे बोलते हैं हम अभिकारक। और जो इस साइड में ये ZnSO4 + H2O, इसे क्या बोलते हैं हम उत्पाद। तो ध्यान रखना ये वाला क्या है, ये वाला पोर्शन है हमारा अभिकारक, इसे बोलते हैं हम अभिकारक। अभिकारक बहुत सी बार आएगी ना, ये छोटे छोटे पॉइंट पूछ लिए जाते हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं। ठीक है, और ZnSO4 + H2 इसे क्या बोलते हैं हम उत्पाद। ठीक है, अब इसमें आगे पूछा है प्रतीक कौन से हैं। इसमें प्रतीक के बारे में जानेंगे कि प्रतीक किसे कहते हैं। देखो, Zn क्या है, ये भी प्रतीक है, H2 क्या है हाइड्रोजन, ये भी प्रतीक है, S ये भी प्रतीक है, O ये भी प्रतीक है। ठीक है, जितने भी यहाँ पर Zn ये भी प्रतीक है, S O जितने भी हैं यहाँ पर, जितने भी सिंबल दिखाई दे रहे हैं जो इंग्लिश वर्ड के हैं, ये सब क्या प्रतीक है। जैसे Zn क्या है जिंक, H2 क्या है हाइड्रोजन, S क्या है सल्फर, O ऑक्सीजन, ऐसे जितने भी सब प्रतीक है। और अगला पॉइंट क्या हमारा, रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं। अब जैसे प्रतीकों को हम एक साथ लेकर जिसका भी निर्माण होता है उसे बोलते हैं सूत्र। जैसे यहाँ पर, जैसे हमने ये लिखा है यहाँ पर H2SO4, इसमें क्या कितने प्रतीक हैं, यहाँ पर H भी है, S भी है और O भी है। यहाँ पर जब ये एक यहाँ पर H2SO4, इसके साथ ये क्या बनेगा, रासायनिक सूत्र, इसका नाम है H2SO4 का सल्फ्यूरिक अम्ल। ऐसी ZnSO4 ये भी क्या है, एक सूत्र है ये भी, ये कौन सा रासायनिक सूत्र, इसका नाम क्या है जिंक सल्फेट। ऐसे यहाँ पर H2 क्या है, ये है तो क्या H, कितने H है यहाँ पर, दो, लेकिन अकेला H होता है इसे बोलते हैं हम प्रतीक। लेकिन जैसे ये दो के ये हो गया क्या, रासायनिक सूत्र, ये हो गया यहाँ पर क्या है इसका नाम, इसका हाइड्रोजन गैस। ऐसे यहाँ पर ये Zn है, Zn क्या है, ये अकेला है, तो Zn क्या है यहाँ पर प्रतीक। ध्यान रखना यहाँ पर जो अकेला और उसका जो सिंबल है यहाँ पर वो होता है क्या, प्रतीक। लेकिन जिसके साथ या तो एक से ज़्यादा या दो तीन तत्व एक साथ आ जाए
तो उसे बोलते हैं हम क्या, रासायनिक सूत्र। जैसे यहाँ पर ZnSO4 है, H2SO4 और H2, यहाँ पर ये क्या है, रासायनिक सूत्र है ये, और Zn क्या है, ये प्रतीक है। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपके सभी के कि ZnSO4 और H2 क्या क्या है। ठीक है, अब अगली परिभाषा के तरफ बढ़ते हैं हम। देखो यहाँ पर समझना अभिकारक किसे कहते हैं, यहाँ पर अभिकारक के बारे में यहाँ पर समझना, अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये सारी क्या है, ये जितनी भी लिख रही है ये है रासायनिक अभिक्रिया। इसमें भाग कौन कौन से तत्व ले रहे हैं, वे सब क्या हो जाएंगे, अभिकारक। देखो इसमें भाग कौन कौन किस ने लिया, एक तो जिंक ने लिया यहाँ पर, एक H2SO4, इन्होंने क्या लिया, भाग लिया। अब भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। ठीक है, इस साइड में ये क्या है, ZnSO4 प्लस H2, इसे बोलते हैं हम उत्पाद, इस साइड वाले को। लेकिन ये क्या है, ये है हमारे अभिकारक। ध्यान रखना यहाँ पर, जो इस साइड के हैं ये हमारे, ये क्या है, अभिकारक। तो यहाँ पर लिख लेना आप सभी, अभिकारक। ठीक है, तो अभिकारक के बारे में आपको पता चल गया होगा कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जितने भी पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अभिकारक। और इस साइड के जो भी नया उत्पाद बनता है उसे बोलते हैं हम उत्पाद। जैसे यहाँ पर ZnSO4 प्लस H2 बना है, इसे बोलते हैं हम उत्पाद। लेकिन ये क्या, अभिकारक जितने भी। ठीक है, आगे समझते हैं अगली परिभाषा। अगली परिभाषा है हमारी उत्पाद। उत्पाद किसे कहते हैं, उत्पाद के बारे में मैंने अभी बताया, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। अब जैसे ये क्या, सारी ये रासायनिक अभिक्रिया है ये, लेकिन इसमें क्या बोला, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण जैसी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो भी प्राप्त होता है उसे बोलते हैं उत्पाद। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ प्राप्त हुई हमें, देखो ये तो हो क्या, अभिकारक, ये तो हमने लिए हैं अभिक्रिया में, लेकिन उसके बाद ये हमें प्राप्त हुए, ये नए उत्पाद हैं, ये हमें प्राप्त हुए। एक तो क्या प्राप्त हुआ, ZnSO4 जिंक सल्फेट, एक H2 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ हमें प्राप्त हुई है, इसे बोलते हैं उत्पाद। जो भी साइड के हैं इन्हें क्या बोलते हैं, उत्पाद, और ये वाले हैं क्या, अभिकारक। तो ध्यान रखना यहाँ पर उत्पाद लिख लेना, यहाँ पर उत्पाद कौन से हैं, तो इसे बोलते हैं हम उत्पाद। ठीक है, उत्पाद या अभिकारक, इनके आपस में या तो अंतर पूछा जा सकता है या इनकी परिभाषा, कुछ भी। तो आप ध्यान रखना है, इनके एग्जाम्पल अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, और इससे अगली परिभाषा कौन सी है, यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण, यहाँ पर इसे पढ़ते हैं। ठीक है, ये एक बार एग्जाम में पूछी गई थी, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। यहाँ पर वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्व, इसमें तत्व कैसे रहेंगे, विभिन्न अलग अलग तत्व रहेंगे। तत्व के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर कितने, जैसे O है, यहाँ पर कितने O है, 2, इसे बोलते हैं परमाणु। ठीक है, परमाणुओं की संख्या, अभिकारक, अभिकारक इस साइड के को बोलते हैं अभिकारक, या C+O2 ये क्या, अभिकारक। वह उत्पाद, उत्पाद ये हैं दोनों, CO2 और H2O, दोनों पक्षों में समान होती है, इस साइड भी समान होनी चाहिए और इस साइड भी समान होनी चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है या कहते हैं, जो भी है। ठीक है, यहाँ पर समझना, देखो इसमें समझना कि H के कितने, यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, 2 की जैसे 2 में गुना करते हैं हम तो 2 दूनी कितने होते हैं, 4। H के कितने हो गए, 4। ऐसे यहाँ पर भी हमें देखना कि H के 4 हैं या नहीं है। तो यहाँ पर देखो 2 की 2 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4। तो H के तो 4 हैं यहाँ पर इस साइड में। अब O की भी देखते हैं कि O के यहाँ पर कितने हैं, 2। तो यहाँ पर O के 2 हैं या नहीं है, तो इस यहाँ पर तो नीचे तो कोई संख्या है नहीं, लेकिन इसके सामने क्या, O के, देखो O के जस्ट सामने क्या है, 2 है। तो ये क्या, O के कितने यहाँ पर भी 2 और इस साइड भी 2 हैं, और H के 4 है और इस साइड में H के भी 4 है। तो इसे बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण की, इस साइड भी H के 4 है और उस साइड भी H के 4 है और O के भी 2 हैं और इस साइड भी 2 है। ठीक है, यहाँ पर दोबारा से बताता हूँ, देखो H के कितने यहाँ पर 4, O के कितने यहाँ पर 2, इस साइड में H के कितने हो गए 4 और इस साइड भी O के 2, इसे बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे इससे अगला एग्जाम्पल है, इसे भी समझना। यहाँ पर C के कितने यहाँ पर कार्बन के 1 है, तो यहाँ पर 1 कार्बन का। O के कितने यहाँ पर 2, तो यहाँ पर भी कितने हैं, O के 2। इसे बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। किसी कारण एग्जाम में पूछा जाता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, तो आप एग्जाम्पल लिख देना और इसके बारे में कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करने पर क्या मिलता, क्या प्राप्त होता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, या तो ये लिख सकते हैं, या
हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? जल। तो इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं आप, लेकिन एग्जाम्पल कोई से भी लिख देना। एग्जाम्पल का मतलब एक तो विस्थापन अभिक्रिया का है, संयोजन का, कोई से भी आपके याद है उसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और आगे चलते हैं अगली परिभाषा की साइड में। देखो अगली परिभाषा इंपॉर्टेंट है, ये इसे अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। जो अभी तक बताइए वे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी ये वाली है, विस्थापन अभिक्रिया। ये पूछी गई है कितनी बार पेपर में, ठीक है। देखो यहाँ पर दो परिभाषा है, दोनों में से जोन सी भी आसान लगे आप उसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना। सबसे पहले क्या है, जब कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर उसकी जगह ले लेता है और एक नया यौगिक बनाता है। यहाँ पर क्या बोला, जब कोई तत्व है, एक तत्व है, किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर उसकी जगह ले लेता है और एक नया यौगिक बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये एक तत्व है, ये Fe, और ये क्या यौगिक है, CuSO4। अब Fe क्या करेगा, इससे तत्व हटा देगा Cu को, और Cu को हटाकर उसके स्थान पर Fe चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, देखो जो ये Fe है ये क्या काम करेगा, जो ये CuSO4 है इससे कह देगा Cu से कि तो हट जाए यहाँ से, और Fe खुद आ जाएगा यहाँ पर। जब भी ऐसा होता है तो उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कि यहाँ पर क्या देखो, जब कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर उसकी जगह ले लेता है, तो यहाँ पर किस हटाया, Cu को। और जैसे ही Cu को हटाया तो उसके स्थान पर, Cu के स्थान पर कौन आ गया, Fe। तो यहाँ पर क्या हो गया, FeSO4 और Cu अकेला यहाँ पर। तो इसे क्या बोलते हैं हम, विस्थापन अभिक्रिया। यह विस्थापन अभिक्रिया एक परिभाषा ये भी है, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ये वाली परिभाषा नोट कर लेना, ठीक है। लेकिन जो आसान परिभाषा है ये ऊपर वाली है, जब कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर उसकी जगह ले लेता है और एक नए यौगिक बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर देखो जैसे मैं समझाता हूँ, यहाँ पर समझना। देखो जैसे यहाँ पर हमने लिया, जैसे Zn प्लस ये लिया CuSO4, ये ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ये Zn है, Zn क्या होगा Cu से, कि ये अपना स्थान छोड़ दे, ठीक है। जैसे ये Cu हटेगा तो Zn कहाँ पर आ जाएगा, इसके स्थान पर आ जाएगा Cu के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ZnSO4, और क्या बचेगा फिर अलग, प्लस Cu। इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कि यहाँ पर क्या है, जो Zn है उसने किसका स्थान ले लिया, Cu का। तब भी जैसे ये मान के चलना कि ये क्या है, एक यौगिक है, तो यौगिक, और ये क्या Zn, ये है एक तत्व। जब भी कोई तत्व किसी यौगिक का उसका ही तत्व हटा देगा और उसके स्थान पर खुद चला जाएगा, उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर, और यहाँ पर समझ सकते हो। देखो यहाँ पर है भी ये, Zn ने क्या काम किया, यहाँ से Cu को हटाकर उसके स्थान पर आ गया, यहाँ पर देखो ये आ गया, यहाँ पर Cu के स्थान पर आ गया Zn, लेकिन Cu अकेला बचेगा यहाँ पर, इसे अलग लिखते हैं। तो ध्यान रखना, Fe का जो नाम है इसे क्या बोलते हैं, आयरन, Fe को, CuSO4 को कॉपर सल्फेट, FeSO4 को क्या बोलते हैं, आयरन सल्फेट, Cu को क्या बोलते हैं, कॉपर। तो ध्यान रखना, इनके नाम भी याद होने चाहिए। और नीचे वाले का Zn को क्या बोलते हैं, जिंक, CuSO4 को कॉपर सल्फेट, ZnSO4 जिंक सल्फेट, और Cu को कॉपर, ठीक है। ध्यान रखना, ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस साल पूछी जा सकती है, तो अच्छे से अपना नोट कर लेने से। और इससे अगली परिभाषा है जो 2024 में पूछी गई थी, ये द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान रखना, ये पूछी गई थी इस साल। आगे देखना इसकी परिभाषा क्या। देखो यहाँ पर दो परिभाषा, दोनों में से जोन सी भी आसान लगे उसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में दो तत्व एक दूसरे के साथ स्थान बदलते हैं। यहाँ पर क्या है, एक दूसरे क्या करे, आपस में स्थान बदल ले, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखना Na2SO4 है ये, और यहाँ पर क्या BaCl2 है। जो ये Na2 है ये चला जाएगा Ba के स्थान पर, और Ba चला जाएगा Na2 के स्थान पर, ठीक है भाई। इतना ही हुआ यहाँ पर, देखो समझना, यहाँ पर Na2 किसके साथ चला गया, Cl2 के साथ, और Ba किसके साथ, SO4 के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BaSO4 प्लस Na के कितने हैं, 2, तो Na और Cl के यहाँ कितने हैं, 2, तो यहाँ पर कितने हो जाएगा, 2NaCl। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक दूसरे ने क्या किया, स्थान परिवर्तन किया आपस में, ठीक है।
इसे बोलते हैं क्या, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर ध्यान रखना इसे भी, ये इंपॉर्टेंट है। देखो दूसरी परिभाषा है, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। इनमें जो आयन है उनके आदान प्रदान से होता है, लेकिन जो परिभाषा है वो आसान यही है ऊपर वाली, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो तत्व एक दूसरे के साथ स्थान बदलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जो एग्जाम्पल है यहाँ पर दोनों में से कोई से भी लिख लेना आप। यहाँ पर सेकंड क्या है, KBr। KBr का मतलब क्या, पोटेशियम ब्रोमाइड। BaI2 बेरियम आयोडाइड। यहाँ पर अब ऐसे यहाँ पर Ki बन गया। यहाँ पर क्या हुआ देखो, K किसके साथ चला गया, यहाँ पर I के साथ। K तो आ गया, I के साथ ही आ गया, और Ba Br के साथ। यहाँ पर बस जब भी ऐसा होएगा कि दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, स्थान परिवर्तन करेंगे या बदलते हैं स्थान आपस में, तो उसे बोलते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और इनके नाम भी ध्यान रखना सभी के। पहले का क्या है, Na2SO4 का सोडियम सल्फेट, इसका बेरियम क्लोराइड, इसका बेरियम सल्फेट, इसका सोडियम क्लोराइड, इसका क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड, इसका पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर। और इससे अगली परिभाषा कौन सी है, समझना यहाँ पर, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के कितने नाम है, ध्यान रखना यहाँ पर, संयोजन अभिक्रिया के कितने नाम है। पहले तो संयोजन अभिक्रिया है ही इसका, एक संयुग्मन अभिक्रिया भी है इसका नाम। देखो कौन कौन से नाम में ध्यान रखना, पहले तो संयोजन है इसका नाम, एक है संकलन, संकलन अभिक्रिया इसका ही नाम है। एक संयुग्मन, संयुग्मन, एक है योगात्मक, ये साल पूछी गई थी योगात्मक, ठीक है। ध्यान रखना योगात्मक अभिक्रिया। इसके कितने नाम है, चार नाम है, चारों नाम ध्यान होने चाहिए आपको, ठीक है। किसी भी नाम से पूछी जा सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। अब अभिकारक के बारे में मैंने अभी बताया कि अभिकारक कौन से होते हैं, इस साइड के जो भी, जैसे A+B ये क्या अभिकारक है, और ये क्या C उत्पाद, तो ये हो क्या अभिकारक, अभिकारक, ठीक है। अब जो ये C है ये क्या हो गया उत्पाद यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या कहा कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते, एकल उत्पाद बनाते। या तो दो होंगे अभिकारक या तीन होंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एकल बन जाएगा, एक सिंगल उत्पाद बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे कोयले का दहन, यहाँ पर समझना इसका एग्जाम्पल क्या है, कोयले का दहन। यहाँ पर कितने हैं, ये देखो अभिकारक कितने, एक C है एक O2 है, उसके बाद क्या बन गया है, सिंगल बन गया CO2। यहाँ पर कितने थे, दो थे, लेकिन यहाँ पर कितने हो गया, ये सिंगल एक हो गया, इसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ऐसे यहाँ जल का निर्माण में देखना, नीचे वाले में देखो H2, यहाँ पर एक ही रहा प्लस, यहाँ पर देखना कि प्लस कितने, यहाँ पर देखो प्लस के साथ कितने जुड़े हुए, दो। ऐसे यहाँ पर प्लस के साथ कितने जुड़े हुए, एक H2 एक O2, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर एक ही H2O। ऐसे यहाँ पर कितने हैं, प्लस के साथ CaO, ऐसे यहाँ पर H2O, और फिर इस साइड में CaOH की होल ट्वाइज, ठीक है। तो जब भी ऐसा होता है कि अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर सिंगल उत्पाद बनाते हैं या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने, कोयले का दहन एक तो C+O2, जब भी ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, CO2 बनता है, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर, ये ऐसे भी आ सकता है कि कोयले का दहन, ये पूछी जा सकती है कोयले का दहन, तब भी ये वाली इक्वेशन लिखनी है आपको, ठीक है। और यहाँ पर जब भी दहन की बात आती है तो O2 का यूज करते हैं हम। O2 का कब यूज होएगा, जब भी दहन की बात होएगी, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर। और इससे अगले है जल का निर्माण। जल का निर्माण कैसे करते हैं हम, H2 ले लिया और प्लस ऑक्सीजन, इसके बाद क्या बन जाएगा यहाँ पर, जल, ये जल बन गया। लेकिन यहाँ पर ये देखना कि H के कितने हैं, दो हैं, यहाँ पर भी दो हैं, O के कितने हैं, दो, लेकिन यहाँ कितना, एक ही है, तो इस वजह से यहाँ पर दो से गुना करते हैं। अब यहाँ पर O के कितने होगी, दो होगी इसमें, तो H के कितने होगी, यहाँ पर दो तो नहीं चार, लेकिन यहाँ दो ही है, तो यहाँ से दो पर से गुना करते हैं। ये क्या होगी, बैलेंस इक्वेशन या संतुलित रासायनिक समीकरण इसे बोलते हैं, ठीक है। बैलेंस का मतलब है कि जितने H के इस साइड में उतने H के इस साइड में होनी चाहिए, ऐसी O के भी इतनी और इस साइड भी O के बराबर होनी चाहिए दोनों साइड में, ठीक है। और इससे अगली इक्वेशन है, इसे भी समझ सकते हैं यहाँ पर, ये क्या, CaO कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा चूना, इसकी रिएक्शन हमने करी H2O से। जब भी इन दोनों की रिएक्शन करते हैं हम
ये चूना पत्थर होता है और इसमें जैसी जल डालते हैं तो ये क्या बन जाता है, CaOH की होल ट्वाइस, बूझा हुआ चूना। और आगे चलते हैं, अगली परिभाषा क्या है हमारी, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है, देखो यहाँ पर समझना, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक, अब इसमें क्या था, उसमें था अभिकारक कितने थे, 2 थे, उससे क्या मिलकर बन रहा था, एकल उत्पाद। लेकिन इसमें क्या है, एकल अभिकारक रहेगा, यहाँ पर सिंगल ही रहेगा इस साइड में, लेकिन इस साइड में टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। टूटकर 2 या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं या बनते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया, या इसे बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया, या उसमें वियोजन, कुछ भी नाम हो सकता है इसका वियोजन का। वियोजन का क्या है, या तो वियोजन अभिक्रिया, या उसमें वियोजन, या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। इसके 3 नाम हो सकते हैं, तो तीनों नाम ध्यान होने चाहिए। यहाँ पर क्या बोला, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक, यहाँ पर क्या सिंगल अभिकारक रहता है, ठीक है। उसके बाद या तो 2 हिस्सों में टूटेगा वो, या 3 में, 3 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर समझना, देखो एग्जाम्पल है यहाँ पर, समझना देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या, FeSO4, ये लिया हमने FeSO4, ये कितने हिस्सों में टूट गया, देखो 1 2 3, यहाँ पर 3 हो गए, तो इसे बोलते हैं हम वियोजन अभिक्रिया की सिंगल रहता है यहाँ पर। और यहाँ पर कितने हो गए इसके हिस्से, या तो 2 होंगे या 3। एक नीचे है इसका एग्जाम्पल CaCO3, देखो यहाँ पर समझना, जैसे हमने इसका क्या किया, वियोजन किया, वियोजन का मतलब क्या, ऊष्मा प्रवाहित की, तो उसके बाद कितने हिस्सों में टूट गए, CaO, एक CO2, ये भी 2 हिस्सों में टूट गया। जब भी 2 हिस्सों में टूटता है या 3 हिस्सों में, और कौन, जो अभिकारक होता है सिंगल, तो उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो आपको जब भी इसका एग्जाम्पल याद करना हो तो आपको नीचे वाला एग्जाम्पल याद करना है, ठीक है। CaCO3 को जैसे हम गर्म करते हैं तो यहाँ पर कितने हिस्सों में टूट जाता है, एक तो CaO बिना बुझे हुआ चूना, एक CO2। तो ध्यान रखना है यहाँ पर इनके नाम क्या क्या है, नाम समझ लेना। CaCO3 का नाम क्या, चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट, और CaO का नाम है बिना बुझे चूना, और CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसका नाम एक और है, CaO का कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी बोल सकते हैं। ऐसे यहाँ पर FeSO4, जिस बच्चे को ये वाली याद करनी वो इसे याद कर लेना, लेकिन आसान यही है इस वाले को याद करना, ठीक है। इसका नाम क्या है, FeSO4 का फेरस सल्फेट, हरा रंग का ये। Fe2O3 इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। SO2 का नाम जानते हो आप, और SO3 का, ये नाम अपना याद कर लेना, ठीक है। लेकिन आपको जो पेपर में याद रहेगी वो नीचे वाली याद रह सकती है, ऊपर वाली इक्वेशन भूल सकते हो आप सभी, ठीक है। तो जो आसान है उसी इक्वेशन को आप याद करना और लिखना भी अपनी कॉपी में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगली परिभाषा कौन सी है, समझना है पर उपचयन अभिक्रिया। उपचयन के बारे में आपने पढ़ा होगा देखो पहले भी, तो यहाँ पर दोबारा से समझना है पर उपचयन क्या होता है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है यहाँ पर, वृद्धि, ऑक्सीजन का क्या हो रहा, बढ़ना। जैसे यहाँ पर ये मान के चलना कि यहाँ पर कितने O2 हैं, O2 कितने, 2 है, यहाँ पर क्या C, तो यहाँ पर क्या वृद्धि का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर O2 के 5 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर वृद्धि का मतलब है कि जो O2 आएगा इसके साथ आ जाएगा C के साथ, इसे बोलते हैं वृद्धि यहाँ पर, ठीक है। समझे ना, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, कैसे, देखो जैसे ये पदार्थ ले लिया हमने और यहाँ पर ऑक्सीजन लिया हमने O2, अब इस वाले पदार्थ में क्या होगी, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, वो कैसे होगी, CO2, ये वृद्धि होगी, इसे बोलते हैं, ठीक है, वृद्धि, ठीक है। अब इसका अगला एग्जांपल हमारा, जैसे यहाँ पर Cu + O2, ये वाला हमारा एक पदार्थ ले लिया Cu, कॉपर, इसमें जैसे हमने ऑक्सीजन की वृद्धि करते हैं तो ये क्या बन जाता है, CuO, ये बन जा, ठीक है। दोबारा से समझ लेना इसे, देखो Cu + O2, इससे क्या बनता हमारा, CuO, ये बन गया CuO। अब यहाँ पर ये देखना कि O के यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, लेकिन इस साइड में एक ही है, Cu के तो दोनों साइड में बराबर है, तो इसी वजह से यहाँ पर 2 से गुना करते हैं, 2 से गुना होगी, यहाँ पर Cu के कितने होगी, 2, लेकिन यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी Cu से। तो बैलेंस इक्वेशन या बैलेंस करना इक्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो आपके समझ में आ गई होगी कि उपचयन क्या होता है, कि किसी भी चीज में वृद्धि करना ऑक्सीजन की, उसे क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो हाइड्रोजन का ह्रास यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं दिया गया, ठीक है। तो आप इस वाले को पॉइंट को याद करना, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो इसमें से जोन से भी एग्जाम्पल आपको आसान लगे उसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगली परिभाषा है हमारी
अपचयन अभिक्रिया, अपचयन ये भी सेम ऐसी ही, यहाँ पर इसका उल्टा है। यहाँ पर समझना क्या है इसका, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास का मतलब क्या है, कमी आना, सही है। और जो वृद्धि होती है, यहाँ पर वृद्धि किसकी हो रही, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। या तो ये वाली परिभाषा याद कर लेना, नीचे वाली या ऊपर वाली, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास का मतलब क्या होता है, कमी, और वृद्धि आप जानते हो, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल कौन सा है, यहाँ पर समझना, देखो यहाँ पर क्या है, CuO है पहले, ये क्या, H2, यहाँ पर क्या है, ये Cu और ये H2। अब इसमें यहाँ पर एक चीज़ देखना कि यहाँ पर कमी आई है O की, जो यहाँ पर लिख रहा है कि ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यहाँ पर क्या है, CuO। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो गया, ये Cu, तो यहाँ से जैसे ये O हटा यहाँ से, इसके पास से Cu के, कॉपर के पास से, तो इसे ही बोलते हैं हम कमी। यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी आई है या नहीं आई, आई है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये एक साथ थे CuO, लेकिन अब ये क्या हो गया, अकेला हो गया। जैसे ये मान के चलना कि दो फ्रेंड हैं यहाँ पर, A और B, ये दोनों एक साथ हैं, लेकिन किसी कारण ये B अकेला रह जावे, ये अकेला, ये मान लो कि कोई दोनों दोस्त अच्छे गहरे, लेकिन किसी कारण इसकी कोई पिटाई करते B की, और यही करवाते, A नाम का लड़का ही इसकी पिटाई करवाते, तो ये B इसके साथ रहेगा, नहीं रहने का, तो यहाँ पर क्या है, A अकेला रह जाएगा यहाँ पर। तो अब इसमें जितनी पावर पहले थी इन दोनों की, अब उतनी पावर नहीं रहने की, या रहेगी इतनी पावर नहीं रहने की, क्यों, ये बेचारा अकेला रह गया यहाँ पर, ठीक है। पहले इन दोनों की क्या थी, एकता थी, यूनिटी थी, लेकिन अब उतनी नहीं है, ठीक है। ये लड़का देख लो कितना बेकार है, अपने दोस्त की पिटाई करवा रहा है औरों से, ठीक है, आप मत करना ऐसे, ठीक है। आगे समझना, यहाँ पर देखो, ऐसी यहाँ पर क्या है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि कैसे होती है, देखो H2 की किसके साथ हो रही वृद्धि, O के साथ, ये O इसके साथ आ गया यहाँ पर H2O। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ध्यान रखना, ये पूछे जा सकते हैं, ये देखो CuO, इसे बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड, H2 क्या होता है, हाइड्रोजन, ऐसे इस Cu क्या होता है, कॉपर, H2O इसे बोलते हैं जल या हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। H2O क्या होता है, जल होता है, नाम जानते भी आप सभी के, इनके नाम अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्या है इसका, कॉपर ऑक्साइड, इसका क्या, हाइड्रोजन गैस, इसका क्या है, कॉपर, इसका क्या है, जल, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगली परिभाषा की साइड में हम तरफ, देखो यहाँ पर समझना, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया, जो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया बताइए, वे सेम ही है, इन दोनों का यूज होगा इसमें। देखो, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर यही सिंपल है। देखो, उपचयन मैंने बताया था कि जब भी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे बोलते हैं उपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसे क्या बोलते हैं हम, अपचयन। भाई यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना। देखो यहाँ पर क्या है, CuO प्लस H2, यहाँ पर इन दोनों को हमने क्या किया, इक्वेशन, इसे क्या दिया हमने, उष्मा, उष्मा जैसे दी, हीट जैसे दिया हमने, तो यहाँ पर एक तो Cu में टूट गया ये, एक H2O में, दो पार्ट में डिवाइड हो गया ये। अब जो ये CuO है, देखो सबसे पहले यहाँ पर समझना, CuO यहाँ पर क्या है, देखो पहले ये क्या था, CuO, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर O हट गया, यहाँ से O की क्या हुई, कमी। जब कमी होती है उसे बोलते हैं हम अपचयन। यहाँ पर क्या होगी, O की कमी, देखो यहाँ पर कमी है तो उसे बोलते हैं हम अपचयन। लेकिन इस वाले में क्या है, इस वाले में है O की वृद्धि होगी, जब भी वृद्धि होती है O की उसे बोलते हैं उपचयन। तो यहाँ पर यही है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान रखना इस वाली अभिक्रिया को भी, ये पूछी जा सकती है, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दोनों एक साथ हो रहा, एक तो उपचयन भी हो रहा, अपचयन भी, दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रही है। CuO, यहाँ पर CuO है, यहाँ पर क्या बन गया, Cu, अकेला रह गया ये। जब भी अकेला रहता है उसे बोलते हैं अपचयन, लेकिन H2 के साथ क्या आ गया, एक O आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, उपचयन। तो ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। इनके नाम आप सभी जानते हैं, CuO का नाम क्या है, कॉपर ऑक्साइड, H2 का हाइड्रोजन गैस, Cu का कॉपर, H2O का जल, ठीक है। अपना लिख लेना कॉपी में इसे भी। अगली परिभाषा हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, समझना। यहाँ पर देखो, ये भी आसान है, इतनी हार्ड नहीं है ये। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा शोषित होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। या
जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अवशोषण का मतलब क्या है? उसी ऊष्मा का शोषण होना। शोषण का मतलब क्या? नष्ट होना। यहाँ पर क्या? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा शोषित होती है। शोषित का मतलब क्या? शोषण होना किसी भी चीज का। यहाँ पर क्या हो रहा? कोई अभिक्रिया उसका आगा ना शोषण हो रहा ऊष्मा का उसकी, तो उसे बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। या यहाँ पर जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या? CaCO3 है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने जैसे ऊष्मा दी है तो यहाँ पर क्या बन गया? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड 1 + CO2। तो ध्यान रखना यहाँ पर कितने हिस्सों में टूट गया? 2 हिस्सों में। और जब भी 2 हिस्सों में टूटता है तो उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। कौन बताएगा बच्चा? कमेंट करके बताना यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? CaCO3 एक तो इस वाले हिस्से में टूट गया, ये CaO + CO2। तो ध्यान रखना यहाँ पर जब भी यहाँ पर क्या बोला ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा शोषित होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। या जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ध्यान रखना इसमें इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर? CaCO3 इसमें क्या मिल रही है यहाँ पर? ऊष्मा। ऊष्मा क्या हो रही? अवशोषित हो रही है यहाँ पर। तो उसके बाद क्या मिला? CaO + CO2। ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली परिभाषा हमारी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इस वाली परिभाषा को नोट कर लेना अपनी कॉपी में, ये पूछी जा सकती है इस साल। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। या वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या है? C+O2 के साथ यहाँ पर CO2 है और प्लस ऊष्मा भी निकल रही है यहाँ पर। यहाँ पर क्या बोला था वो समझना। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ, उत्पाद आप जानते हो साइड का ये क्या उत्पाद है, ये वाले क्या है? अभिकारक। इसके साथ क्या निकल ली? ऊष्मा, उसे बोलते हैं हम ऊष्मा क्षेपी। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है उसे बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ पर समझना, पहले हमने क्या लिया? कार्बन और उसके साथ ऑक्सीजन। जैसी दोनों की रिएक्शन की हमने तो क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, देखो यहां पर समझना, पहले हमने क्या लिया? कार्बन। कार्बन क्या होता है? सॉलिड। ऐसे यहां पर O2 क्या गैस होता है? ये O2 होती है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऐसी C क्या? सॉलिड। इन दोनों की जैसी हमने रिएक्शन की उसके साथ मिलकर क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। और उसके साथ क्या मिला हमें? ऊष्मा। यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी हमें ऊष्मा मिलते हैं किसके साथ? उत्पाद के साथ, उसे वो बोलते हैं हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। अगली परिभाषा है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण। कुछ उदाहरण इसके समझना यहाँ पर। प्राकृतिक गैस का दहन, यहाँ पर पूछा जा सकता है प्राकृतिक गैस का दहन। देखो प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? यहाँ पर प्राकृतिक गैस बोलते हैं CH4 को। CH4 क्या है? प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस। यहाँ पर C के कितने? देखो ये जो येलो कलर का है, पीले कलर का, ये कितना? एक गुब्बारा है यहाँ पर, ये हो गया C। और H कितने यहाँ पर? हरे कलर के 4। ऐसे यहाँ पर 4 है। ठीक है, ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितने अणु हैं? ऑक्सीजन के 2 हैं, एक O2 एक O2। यहाँ पर ऑक्सीजन की कितने? 4 है। ऐसे यहाँ पर 2 ये और 2 ये 4। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये 2 हिस्सों में टूट गया, एक CO2 में एक 2H2O में। तो C तो ये येलो कलर का है, ये आ गया यहाँ पर। O के कितने आए? 2, एक और एक 2। ऐसे यहाँ पर 2H2O देखो, H ये रहा बीच में, H2O देखो, H कौन से? ये वाले हैं, ये हरे कलर के। ठीक है, और ये जो बीच में ये क्या है? O। ऐसे यहाँ पर बीच में ये भी। ठीक है, ध्यान रखना। इस तरीके से आप इक्वेशन सोल्व कर सकते हो या सिंपल भी कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर प्राकृतिक गैस का दहन कैसे? देखो प्राकृतिक गैस होती है CH4, इसे बोलते हैं मैथेन गैस, मैथेन या मार्स गैस। जब भी हम दहन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं हम। यहाँ पर क्या? ऑक्सीजन गैस। इन दोनों की जैसी रिएक्शन की है उसके बाद एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी हमें, एक जल मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है प्राकृतिक गैस का दहन। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। पहले क्या लिया हमने? मैथेन गैस, और उसकी रिएक्शन की हमने ऑक्सीजन गैस के साथ, तो क्या मिला? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक हमें जल मिला। ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, अगली इक्वेशन हमारी
समझने देखो अगली है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के उदाहरण। यहाँ पर ये आपने पढ़ा भी होगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के उदाहरण। इससे पहले भी एक एग्जाम्पल अभी बताया मैंने, वो कौन सा था, प्राकृतिक गैस का दहन। ऐसे यहाँ पर क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, इसके बारे में बताते हैं। देखो मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। ठीक है, जो मनुष्य को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की। और ये ऊर्जा हमें किससे मिलती है, भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं। जो पाचन क्रिया के समय जो खाद्य पदार्थ, जो भोजन है वो किस में टूट जाता है, खाद्य पदार्थों में। ठीक है, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। देखो यहाँ पर समझे ना, यहाँ पर क्या बोला, मनुष्य को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। ऊर्जा किससे मिलती है हमें, भोजन से। और जैसे ही हम भोजन करते हैं पाचन क्रिया के समय ये किस में टूट जाते हैं, खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं। जैसे चावल है, आलू, ब्रेड, और इन चीज़ों में, चावल, आलू, ब्रेड में, इनमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होती है। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट टूटता है उससे क्या मिलती है, ग्लूकोज। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का नाम श्वसन है। तो यहाँ पर समझना, देखो क्या क्या हुआ। देखो मनुष्य को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता है, ऊर्जा की। ऊर्जा किससे मिलेगी हमें, भोजन से। अब भोजन, जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन को खाद्य पदार्थों के अनुसार कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं, चावल, आलू, ब्रेड, इनमें। और इन पदार्थों में क्या मिलता है हमें, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज हमारे शरीर में किसके साथ जाता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर जैसे ही पहुंचता है तो हमें फिर उसके बाद ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसे। इसी अभिक्रिया का नाम क्या है, श्वसन है। इसे एक बार आप भी पढ़ना। ठीक है, और इससे अगली परिभाषा है, समझना यहाँ पर, संक्षारण। ये इंपॉर्टेंट है, इस साल एग्जाम में पूछी जा सकती है, संक्षारण किसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। संक्षारण, संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर या संक्षारित हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, संक्षारण। यहाँ पर क्या है, लोहे की वस्तु पर जंग लगना। ये क्या है, लोहे की वस्तु पर जंग लगना संक्षारण का ही एग्जाम्पल है। चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संक्षारण के उदाहरण। ध्यान रखना, इसमें से 2-3 पॉइंट आप नोट कर लेना। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताई है तो आपकी याद भी होगी और आपको पता भी होगा। देखो इसे दूर कैसे किया जाता है संक्षारण को, या तो यसद लेपन के द्वारा, या विद्युत लेपन, या पेंट करके, या और भी ग्रीस लगाकर या तेल लगाकर, कुछ भी इस तरीके से आप संक्षारण को दूर कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगली हमारी परिभाषा है, लास्ट है, विकृत गंधिता। तो इसे ध्यान से समझना। देखो ये इस साल पूछी गई थी 2024 में, बहुत सी बार आएगी ना 2024 में जो पूछा गया वो ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा से रिपीट हो सकता है। तो ध्यान रखना, इन परिभाषाओं को दोबारा से अच्छे से पढ़ना। देखो क्या विकृत गंधिता क्या है, वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। जितने भी वसायुक्त हैं, वसायुक्त का मतलब क्या है, या तो उनमें तेल का सेवन ज़्यादा है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे ये मान के चलना कि यहाँ पर वसायुक्त क्या होता है, जिसमें वसा हो। वसा का मतलब क्या है, जिसमें घी, तेल, इनकी अधिक मात्रा हो, उनकी बात हो रही है। या तेलीय खाद्य सामग्री, तेलीय खाद्य सामग्री का मतलब क्या है, जितने चिप्स होते हैं इन चीज़ों के वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता रोकने के उपाय क्या है, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके। अगला, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस के द्वारा, आपको पता भी होगा यहाँ पर शीतलन के द्वारा, जो ये फ्रिज होते हैं उनकी बात हो रही है, शीतलन के द्वारा। और यहाँ पर क्या, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा। यहाँ पर क्या आपने देखा होगा कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें कौन सी गैस का सेवन होता है, नाइट्रोजन गैस, जिससे कि चिप्स बेकार ना हो। ठीक है, ये एक बार एमसीक्यू में पूछा गया था कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें कौन सी गैस का यूज होता है, उसमें होता है नाइट्रोजन गैस का। और ये वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, इसका मतलब क्या है, जिसमें वायु प्रवेश ना कर सके, ऐसे बर्तन